दिन जितने students join कर चुके हैं, you must be hearing our conversation, and you must have already heard that he is an alumnus of Hindu College, Delhi University, and to add to that, he had topped in his post-graduation and was a topper from college in his graduation also. He is right now Professor of Political Science in Delhi University and also Director, Developing Countries Research Center. A very warm welcome to you, Professor Chaudhary. And without wasting time, I think we should begin with our third day of student development program on research methodology in social sciences. तो जहाँ टॉपर केवल जाते हैं वहाँ पर इन्होंने टॉप किया है। A very good afternoon, a very good evening to all my young social scientists. मेरा नाम सुनील चौधरी है, मैं एक बहुत सामान्य शिक्षक हूँ और ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि आज मैं एएन कॉलेज पटना के सभी शोधार्थियों के साथ जुड़ने का अवसर मुझे मिल रहा है। और आज खुशी इस बात की भी है कि मैं रत्ना मैम जो मेरी सीनियर रही हैं हिंदू कॉलेज में, जो मुझे आज ही पता चला है, और अरुण सर जिनसे आज मेरी मुलाकात हुई है वर्चुअल, मैं आप दोनों का बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे ये अवसर दिया कि मैं युवा साथियों से आज मिलूं। तो मैं आप लोगों का बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा, क्योंकि अक्सर कहा जाता है कि जो आफ्टरनून सेशन होता है दैट इज़ ग्रेवयार्ड फॉर द लिसनर्स। वो वास्तव में बहुत लोगों का सुनने का मन नहीं करता है, सबका सोने का मन करता है। और पोस्ट लंच में अगर आपको लेक्चर देने का मौका मिले और आपने अगर सबको अपनी लेक्चर में इंगेज रखा पूरे 30 मिनट 40 मिनट, तो मुझे लगता है कि एक रतन तो एएन कॉलेज पटना से भी हमें मिल जाना चाहिए। अब ये बात नहीं होगा कि मैं कितना आप लोगों को इंगेज कर पाता हूँ। बहरहाल मुझे बहुत खुशी है कि मैं आप लोगों के साथ इस सोशल साइंस की वर्कशॉप में जो स्टूडेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसमें मैं आप लोगों के साथ जुड़ा हूँ। मुझे बहुत खुशी है इस बात की। और हम लोग एक काम कर सकते हैं कि मैं हाफ एन आवर का प्रेजेंटेशन आप लोगों के साथ दूंगा और मुझे लगता है कि आपकी स्क्रीन पर मेरा विषय दिखाई दे रहा होगा। अरुण सर स्क्रीन पे दिख रहा है? अभी स्क्रीन शेयर नहीं आपके हैं सर। अच्छा, एक सेकंड, मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। राइट, ओके। तो मैंने टाइटल रखा है रिसर्चिंग सोशल साइंस द L3 फिनोमेनन। तो मैं आज आप लोगों से एक क्वेश्चन आंसर राउंड भी रखूंगा। आप सब लोगों के पास मोबाइल फोन होने चाहिए मुझे लगता है। और मैं आप लोगों को कुछ समय भी दूंगा और एक छोटा सा कार्यक्रम भी हम लोग एक छोटा सा गेम भी खेलेंगे। इस गेम का नाम है कौन बनेगा करोड़पति। तो मैं आप लोगों को करोड़ रुपए तो नहीं दे पाऊंगा, लेकिन मैं करोड़ रुपए की शुभकामनाएं दे दूंगा अगर आप मेरे प्रश्नों का उत्तर दे देंगे। तो मेरी स्क्रीन पे सबसे पहले मुझे लगता है नीतीश दिखाई दे रहे हैं। तो नीतीश, क्या आपको अगर मैं 25 सेकंड्स का समय दूं और आप बता दें L3 फिनोमेनन सोशल साइंसेज में कहां से आया है, किसने दिया है, तो मुझे बहुत खुशी होगी और वहां से मैं आगे चलता हूं। तो शुड आई गिव यू 30 सेकंड्स? आप तब तक करें। आप लोगों के पास मोबाइल फोन है, इंटरनेट है, साइट्स हैं, आप इस आंसर को लोकेट कर सकते हैं। L3 फिनोमेनन हिंदी वाले स्टूडेंट्स को मैं ये बता सकता हूँ कि L3 वास्तव में एक संकल्पना है जो सोशल साइंस रिसर्च में दी गई है। ये किसकी संकल्पना है ये आप लोगों को बताना है। अगर आप बता देंगे तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी और नहीं बता पाएंगे तो वो खुशी और ज़्यादा होगी, क्योंकि अभी तक इसके बारे में कोई बता नहीं पाया है। तो नीतीश जी, मैं आगे चलूं अगर आपकी मुझे अनुमति हो तो, और आप इसका आंसर कोई बता पा रहा है तो ठीक है, नहीं तो मैं आगे चलता हूं। सबसे आखिर में बता दीजिएगा, अगर आप सबसे आखिर में बता देंगे
तब भी हमें लगेगा कि हम लोग ठीक ठीक जा रहे हैं। तो students, let me just start with we have to focus on how we should carry on research in social sciences, as we all happen to be from different disciplines of social sciences. Some of us are from political science, or from history, or economics, sociology, anthropology, African studies, and others. So how we should go about researching the social sciences, and the L3 phenomenon is an important way of locating research in social sciences. So let me see how we go about that. But before that, let me just come out with one common definition of research. And the definition goes like this: research is not about searching the real, it is also about realizing the substantial. इसको हिंदी में अगर हम समझाना चाहें तो ये कह सकते हैं कि शोध जो है वो केवल वास्तविकता का ही अध्ययन नहीं है, उसकी ही खोज नहीं है। शोध वास्तव में वास्तविकता के साथ साथ वह भी खोज है जो उस वास्तविकता को निरूपित करती है। अर्थात हम अपीयरेंस और एसेंस, सब्सटेंस, सबका अध्ययन हम रिसर्च के माध्यम से करते हैं। तो रिसर्च एक वो माध्यम है जिससे हम रियलिटी और ट्रुथ को एक्सप्लोर करने का प्रयास करते हैं। क्योंकि ट्रुथ और रियलिटी, सत्य और वास्तविकता अपने आप में एब्सोल्यूट नहीं है। ये कह पाना बहुत मुश्किल है कि क्या रियल है, क्या ट्रुथफुल है, उसकी खोज बराबर लगी रहती है। इसलिए रिसर्च में कोई फाइनलिटी नहीं होती है, रिसर्च में कोई अंतिम सत्य नहीं है, रिसर्च में कोई अंतिम वास्तविकता नहीं है। इसका अभिप्राय ये हुआ कि अगर हम रिसर्च में कुछ फाइंडिंग्स को लेकर आप आते हैं तो हम ये कहें कि ये फाइंडिंग्स ही अपने आप में सर्वोच्च है, ये फाइंडिंग्स ही अपने आप में पूर्ण है, ये फाइंडिंग्स ही अपने आप में एब्सोल्यूट है, तो मुझे लगता है कि हम रिसर्च के साथ जस्टिस नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका अभिप्राय ये हुआ कि रिसर्च में हमारा जो प्रयास है रियलिटी की तरफ, ट्रुथ की तरफ, वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, एक निरंतर प्रक्रिया है। ये एक डेफिनेशन है। मैं फिर ये दूसरा प्रश्न कौन बनेगा करोड़पति में आप लोगों के समक्ष रख रहा हूं। इसको आपके स्क्रीन पर अगर आप देखें तो इसमें HKJ लिखा हुआ होगा। 2 सेकंड का समय अगर आप बता दें HKJ कौन है, तो मुझे लग रहा है कि नितिश आप इसका आंसर बता पाएंगे। चलिए मैं इसका आंसर देने का प्रयास करता हूं। आप लोगों ने डेमोक्रेटाइजेशन के बारे में सुना होगा। 3 वेव्स ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन का जिक्र आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा, सुना होगा। और डेमोक्रेटाइजेशन की बात पूरे विश्व में सबसे पहले वेव्स ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन के बारे में सबसे पहले हंटिंगटन ने कही थी। तो ये जो कोटेशन है ये हंटिंगटन के जे से जुड़ी हुई है। हम लोगों ने सैमुअल पी हंटिंगटन का नाम सुना था और इस कोटेशन को हमने हंटिंगटन के जे के साथ जोड़ने का प्रयास किया है। इस प्रश्न को हम सबसे आखिर में फिर लेंगे, बट ये अभी भी आपके साथ एक ओपन प्रश्न है। तो यहाँ तक अगर मैं अपनी बात ठीक से कह पा रहा हूँ तो मैं रत्ना मैम आगे चलने का प्रयास करूँ। बिल्कुल। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद दिस L3 फिनोमिनन जो हम सब लोगों ने सबसे पहले आप लोगों के साथ साझा किया था कि सोशल साइंस रिसर्च में L3 फिनोमिनन हम किसे कहते हैं। अभी तक कोई उत्तर लिखकर आ पाया है? किसी ने इसको खोजने का प्रयास किया है कि L3 कौन है? Any student can just say, can share his views. नीतीश जी, आपके माध्यम से मैं आपके कुछ फ्रेंड्स लोगों से जानना चाहूंगा, ये आप पहली बार सुन रहे हैं L3 फिनोमिनन? रत्ना मैम, मुझे लगता है कि मैं शायद पहली बार ये एक नया कॉन्सेप्ट लॉन्च कर रहा हूँ AN कॉलेज पटना के स्टूडेंट्स के समक्ष। तो शायद
बहुत मुश्किल तो नहीं लग रहा है रत्ना मैम ये? नहीं नहीं, बिल्कुल ही नहीं। ओके, तो नीतीश जी मेरी स्क्रीन पर आप ही दिखाई दे रहे हैं, इसलिए मैं बार बार आप ही से प्रश्न करता रहूंगा और आप मुस्कुराते भी रहें, मुझे अच्छा लगेगा। L3 phenomenon comprises 3 elements or 3 components of research. The first component of L3 is looking at the research problem. I have used the word looking at the problem. हम शोध प्रश्नों को कैसे देखते हैं, ये सबसे पहला आयाम है हमारे समाज विज्ञान की शोध का। The first important component of social science research is how we look at the problem. When I say looking at the problem, it means looking at the research problems. The second L, which is another component of research in social sciences, says how we locate the problem. It refers to locating the problem. When I say locating the problem, it means locating the research problem. और तीसरा L जो हमें मेथडोलॉजी में रिसर्च क्वेश्चंस में हेल्प करता है, जो तीसरा बड़ा कंपोनेंट है सोशल साइंस रिसर्च का, इसको हम कहते हैं लिंकिंग द प्रॉब्लम। सो लुकिंग एट द प्रॉब्लम, लोकेटिंग द प्रॉब्लम, लिंकिंग द प्रॉब्लम, ये 3 कंपोनेंट्स हैं जिसको हम सोशल साइंस रिसर्च में L3 फिनोमिनन के नाम से जानते हैं। और ये L3 फिनोमिनन किसने दिया था, ये मैंने आपसे शुरू में भी पूछा था, और उस डेफिनेशन के साथ मैंने आपको एक जिक्र भी, एक थोड़ा सा आपको हाईलाइट भी करने की कोशिश की थी। तो देखते हैं कि आखिर में आप इसको कैसे एड्रेस करते हैं। तो यहाँ तक अगर मैं अपनी बात ठीक से कह पाया हूँ तो मैं रत्ना मैम आगे चलने का प्रयास करूँ। बिल्कुल स्टूडेंट्स, आई थिंक आप लोग को समझ में आ रहा है, बहुत ही सरल ढंग से समझाया जा रहा है आपको। प्लीज प्रोसीड। तो मैम स्टूडेंट्स खुश हैं क्योंकि नीतीश के चेहरे पे थोड़ी खुशी है, तो मुझे लग रहा है बाकी स्टूडेंट भी खुश होंगे। ओके, अब मैं एक एक कंपोनेंट को आप लोगों के साथ में साझा करूंगा और आपके पास जो प्रश्न होंगे आप प्रश्न लिखते रहेंगे और आखिरी में आप मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं देखता हूं कि मैं कितने प्रश्नों को सही से उत्तर दे पाऊंगा। तो लेट मी जस्ट बिगिन विद द फर्स्ट dimension of social science research with reference to L3 phenomenon. It is called looking at the problem. एक चीज हम लोग ध्यान रखें कि शोध करते समय अक्सर 3 चीजें हम इंटरमिंगल करते हैं। हमारी अप्रोच क्या होगी, हमारा मेथड क्या होगा, हमारी टेक्निक, टूल्स, वेरिएबल्स क्या होंगे रिसर्च को करने के लिए। तो मैं आज इन तीनों चीजों को आप लोगों के साथ सेग्रीगेट करूंगा और बताऊंगा कि अप्रोच, मेथड्स एंड टेक्निक्स कैसे एक दूसरे से भिन्न है और हमें रिसर्च के समय इन तीनों चीजों का ध्यान कैसे रखना चाहिए। सो द वेरी फर्स्ट पार्ट ऑफ आवर रिसर्च इज हाउ वी लुक एट द प्रॉब्लम। लुकिंग एट द प्रॉब्लम मीन्स कि हम रिसर्च को कैसे देखते हैं, रिसर्च के प्रश्नों को देखने का नजरिया हमारा क्या है, हमारा दृष्टिकोण क्या है, हमारा पर्सपेक्टिव क्या है। और पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स अक्सर इस शब्द का प्रयोग करते हैं, अप्रोच ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। हाउ आर वी अप्रोचिंग द रिसर्च प्रॉब्लम? सो व्हेन आई से लुकिंग एट द प्रॉब्लम, it broadly refers to which approach are we going to adopt while analyzing or while looking at the research questions. So looking at the problem broadly refers to approach, our approach of research problems. Let me how we address our approach of research in social sciences. So there are 3 important dimensions of the first part of the social science research. When I say looking at the problem, हमें क्या करना चाहिए कि जब भी हम शोध के लिए किसी विषय को तय करते हैं तो सबसे पहला हमें करना काम चाहिए कि हमें बहुत सारे इश्यूज को, बहुत सारे विषयों को, बहुत सारे वाद विषयों को, मुद्दों को
रेज करना चाहिए. We must keep on raising as many questions as we can, so that we try to address, we try to explore, we try to go for solution to those questions. तो जब भी हम बात करते हैं कि हमारी रिसर्च प्रॉब्लम को हमें किस दृष्टिकोण से देखना है, तो सबसे पहला हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि हम अपने कितने प्रश्नों को हम रेज करते हैं. We keep on raising the questions, we keep on raising the issues, तभी हमें समझ में आएगा कि हमें किस पर रिसर्च करना है. पहले से ही आंसर लेके बैठ जाएंगे कि नहीं हमें पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी पे अपना रिसर्च करना है, हमें रिजर्वेशन पे रिसर्च करना है, हमें कम्युनल पॉलिटिक्स पे रिसर्च करना है. हमें लगता है कि रिसर्च करने से पहले आपको बहुत सारे प्रश्न रेज करने चाहिए, बहुत सारे प्रश्नों को उठाना चाहिए. दूसरा इंपॉर्टेंट है रेकिंग द आइडियाज. सोशल साइंसेस में एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू होता है आइडियोलॉजी, कि हम लिबरल आइडियोलॉजी की तरफ जा रहे हैं, हम मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी की तरफ जा रहे हैं, हम गांधीन आइडियोलॉजीज की तरफ जा रहे हैं, हम फेमिनिस्ट आइडियोलॉजी की तरफ जा रहे हैं. तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जब भी हम अपने शोध की शुरुआत में होते हैं कि we need to rake up as many ideas, as many ideologies as possible. For instance, अगर हमारा फोकस रिसर्च का जेंडर है, स्वाभाविक है कि हमारा दृष्टिकोण, हमारी अप्रोच फेमिनिस्ट होगी. अगर हम एक क्लास पर्सपेक्टिव को ध्यान से पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं तो हमारी अप्रोच मार्क्सिस्ट होगी. अगर हमारे देखने का नजरिया व्यक्ति है तो हमारी अप्रोच लिबरल होगी. अगर हम एक संस्था को ध्यान में रखकर रिसर्च करना जा रहे हैं तो हमारी अप्रोच इंस्टीट्यूशनल होगी. अगर हम शोध में कम्युनिटी को या कास्ट को फोकस करना चाह रहे हैं तो हमारी अप्रोच कम्युनिटेरियन होगी. So what is important for all of us is that we must keep on raking different ideas, existing ideas and existing ideologies, where we can place our research questions so that we can explore the answers to those many questions. So the third important part of looking at the problem is how we can rope in the individuals and institutions in looking at those problems. बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब हम शोध के प्रश्नों को उठाते हैं, तो शोध के प्रश्नों को उठाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो कौन से इंडिविजुअल्स हैं, वो कौन से एक्टर्स हैं जो हमारे शोध प्रश्नों को बहुत प्रभावित कर सकते हैं. वो कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं जो हमारे शोध प्रश्नों को बहुत प्रभावशाली ढंग से उस पर नए आयाम दे सकती है. तो शोध के लिए बहुत आवश्यक है कि एज ए स्कॉलर, एज एन इंडिपेंडेंट एक्टर, वी मस्ट एंगेज एज मेनी इंडिविजुअल्स, एज मेनी इंस्टीट्यूशंस एज पॉसिबल. शोध केवल क्लासरूम में लिखी नहीं जाती है, शोध केवल अपने घर पे बैठकर नहीं लिखी जाती है. शोध के लिए बहुत आवश्यक है कि हम कितना एम्पिरिकल इन्वेस्टिगेशंस, एक्सप्लोरेशन शोध के अंदर करें. तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत आवश्यक है कि जब भी वो अपना एक पर्सपेक्टिव बनाएं, अपनी अप्रोच बनाएं रिसर्च प्रॉब्लम्स के लिए, तो उनके लिए बहुत आवश्यक है कि रिसर्च प्रॉब्लम्स में हम लोग कोशिश करें कि किस प्रकार से हम लोग इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशंस को भी उसके साथ जोड़ के रखें, ताकि हम लोग कोशिश करें कि हमारी रिसर्च थ्योरेटिकल रिसर्च से प्रैक्टिकल रिसर्च की तरफ चली जाए. आवश्यक ये होता है कि हम लोग कोशिश करें कि जो चीजें हम लोग लैब्स में देखते हैं, फिजिकल साइंसेस में देखते हैं, वो चीजें हम लोग सोशल साइंसेस के अंदर भी देखेंगे, तो मुझे लगता है कि हम लोग बहुत अच्छे से काम कर पाएंगे. मेरा अब निवेदन है अपने सभी स्टूडेंट से कि वो बेसिकली ड्राइंग्स ना बनाएं स्क्रीन के ऊपर. आप पहले मैं अपना प्रेजेंटेशन पूरा कर देता हूं, उसके बाद आप को ड्राइंग बनाना है, आप अच्छे से ड्राइंग बनाएं. लेकिन यहाँ मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि जो सबसे पहला पार्ट होता है रिसर्च का,
उसको हम कहते हैं पहला L1 फिनोमिनन, लुकिंग एट द प्रॉब्लम। इसका मतलब ये है कि हम शोध करते समय किन प्रश्नों को उठा रहे हैं, किन विचारों को, विचारधाराओं को देख रहे हैं, उन विचारधाराओं को, प्रश्नों को, मुद्दों को उठाते समय हम किस प्रकार से एक लैब की तरह काम कर रहे हैं, एम्पिरिकल इन्वेस्टिगेशंस कर रहे हैं, हम फील्ड में जाकर काम कर रहे हैं। ये बहुत जरूरी है अपने रिसर्च प्रॉब्लम्स के प्रारंभिक स्तर पर हमें क्वेश्चंस को रेज करने के लिए। तो हर स्टूडेंट जब भी अपने शोध के लिए विषयों को उठाए, अपने एमफिल में, पीएचडी प्रोग्राम्स में या अपने पोस्ट डॉक्टरेट प्रोग्राम्स में, तो उस चीज को ध्यान रखें कि हमें सबसे पहले अपने शोध प्रश्नों को रेज करना है, बहुत सारे प्रश्नों को उठाना है। आंसर्स लेकर शोध मत शुरू कीजिएगा, प्रश्न लेकर शोध शुरू करेंगे तो मुझे लगता है कि आप किसी अच्छे निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। यहाँ तक मैं अपना पहला पार्ट L1 लुकिंग एट द प्रॉब्लम बताने का प्रयास कर रहा था। अगर मैंने अपनी बात को ठीक से रखा है तो मैं आगे जाने का प्रयास करूं। अगर आपके कुछ प्रश्न है तो मैं यहाँ प्रश्न भी ले सकता हूँ। रत्ना मैम, मैं क्या अपनी बात अपने स्टूडेंट्स को ठीक से समझा पाया हूँ? बिल्कुल। मैं बस I'll just take a few seconds. Students, you have to stop scribbling on the screen. If any one of you who is not interested in this can easily leave. There is no compulsion. I don't want to see any scribbling again. Please proceed. हाँ, कोई बात नहीं। आप लोगों को अगर मुझसे थोड़ी शिकायत है तो क्योंकि मैंने आपसे 2 करोड़ रुपए के प्रश्न 2 रख दिए हैं, अगर आप वो बता देंगे तो हो सकता है कि उसमें आपको कुछ खुशी होगी, तो हो सकता है कि वो प्रश्न यहाँ से भी कहीं मिल जाए। तो अब मैं अगली स्लाइड पे जाता हूँ, L2 पे। और okay, the second L in the social science research, L3 phenomenon, is, I'm using the word locating the problem. When I say locating the problem, it means how we can contextualize the research question, research problems. तो इसको हम सोशल साइंसेस में मेथडोलॉजी में मेथड्स कहते हैं कि जब भी हम अपने रिसर्च प्रॉब्लम्स को कॉन्टेक्चुअलाइज करते हैं तो हम कैसे उसको कॉन्टेक्चुअलाइज करते हैं, कॉन्टेक्चुअलाइज करने के लिए हमें किन मेथड्स का प्रयोग करना चाहिए, तो वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। हम इस चीज को ध्यान में रखेंगे कि जब भी हम कॉन्टेक्चुअलाइज प्रॉब्लम्स को करते हैं, रिसर्च प्रॉब्लम्स को करते हैं, तो कॉन्टेक्चुअलाइज करने के लिए हमें उसका जो अध्ययन करना होता है वो गिवन मेथड्स के द्वारा करना होता है। So let's just see the ways of locating the problems or contextualizing the research problems. If the first part of the L3 phenomenon is called approaching the problem or approach of social science research methodology, the second part is called methods in social science research methodology. So दूसरा जो part है वो methods का है। How we can locate the problems. There are 3 ways of contextualizing or locating the problems. The very first part of locating the problem is how we can examine the research questions in order to come to reality, come to conclusion, come to truthful justifications. हम सब जानते हैं कि there are different ways of examining the research questions. There are 2 common ways जो हम लोग अक्सर पढ़ते आ रहे हैं कि हम रिसर्च प्रॉब्लम्स को कैसे उसका परीक्षण कर सकते हैं, उसको कैसे एग्जामिन कर सकते हैं। अगर हम से कास्ट पर रिसर्च कर रहे हैं तो उसको हम कैसे एग्जामिन करेंगे, अगर हम रिलीजन और कम्युनिटी पे रिसर्च कर रहे हैं तो हम उसको कैसे एग्जामिन करेंगे, अगर हम जेंडर पे अध्ययन कर रहे हैं तो कैसे अध्ययन करेंगे। Initially we used to have 2 broad ways of examining the research questions, हम सब जानते हैं। One was called from general to particular, that एक हम generic idea लेते हैं कि for instance जैसे हॉब्स ने कहा था कि व्यक्ति स्वार्थी है, man is selfish, तो एक जनरल आइडिया था और हमने देखा कि व्यक्ति स्वार्थी है
तो वो व्यक्ति ब्रिटिश नागरिक भी स्वार्थी है, फ्रेंच भी स्वार्थी है, अमेरिकन भी स्वार्थी है, यूरोप के भी लोग स्वार्थी हैं, एशिया के लोग भी स्वार्थी हैं, हम सब लोग भी कहीं ना कहीं अपने स्वार्थ से जुड़े रहते हैं। तो एक निष्कर्ष निकला कि हर व्यक्ति स्वार्थी है। तो one way of locating the problem is called deductive reasoning, that from general idea we come to a particular conclusion. But another change which came into existence in social sciences in post 1940s, that is after Second World War, जब तीसरी दुनिया के देश आए तो वहां पर बहुत सारे अलग अलग अनुभव रहे और भारत की विशिष्टताएं बहुत ज्यादा थी। तो ये प्रश्न आया कि rather than coming from a general idea to particular reality, can't we go from a particular reality to a general idea or generalization or general conclusions? इसको हम कहते हैं इंडक्टिव रीजनिंग। इसको आप हिंदी में मुझे लगता है कि क्या कहते हैं, आप देख लीजिएगा। वन इज कॉल्ड डिडक्शन फ्रॉम जनरल टू पर्टिकुलर, सेकेंड इज कॉल्ड इंडक्शन फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल। मैंने पहला एग्जांपल दिया जनरल से पर्टिकुलर के लिए थॉमस हॉब्स का। उन्होंने कहा था कि व्यक्ति स्वार्थी है, और व्यक्ति स्वार्थी है तो आपने देखा होगा कि हर व्यक्ति स्वार्थी है। तो ये एक जनरल से पर्टिकुलर तक हम एक निष्कर्ष पर पहुंचे। पोस्ट 50s में हमने देखा कि हम लोग एक पर्टिकुलर रियलिटी की तरफ गए। आप में से मुझे लगता है बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए हैं, उन्होंने, जहां तक मैं समझता हूं, कि उन्होंने वेबर को, रिक्स को, फेयोल को जरूर पढ़ा होगा। और हम लोगों ने एक रिक्स का मॉडल पढ़ा था। मुझे लगता है कि आप में से शायद बहुत लोग उसको जानते होंगे। एक मॉडल था जिस मॉडल पे रिक्स ने ये कहा था कि भारत जैसे देशों में एग्जामिनेशन सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है वो बहुत सब्जेक्टिव है, अर्थात एडमिनिस्ट्रेशन में ऑब्जेक्टिविटी नहीं है, मेरिट नहीं है। और इसका अभिप्राय ये हुआ कि जो एडमिनिस्ट्रेशन में पहले से चीजें डिसाइडेड होती हैं। मैं आपको अगर छोटा सा एग्जांपल दूं तो रिक्स ने एक मॉडल दिया था। मैं जानना चाहूंगा आप में से कितने लोग उस मॉडल को जानते हैं। एक मॉडल था जिस मॉडल में ये कहा गया था कि भारत में ऐसा देखा जाता है कि अगर सिलेक्शन करना होता है तो भाई भतीजावाद बहुत ज्यादा प्रबल है, और अक्सर सिलेक्शन जो होता है वो अपने किथ एंड किन का ही होता है। नेपोटिज्म बहुत है, करप्शन बहुत है। उस आधार पर उन्होंने एक मॉडल दिया था। उस मॉडल का नाम था BIL, बिल मॉडल। आप में से जिन लोगों ने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा है, क्या वो इस बिल मॉडल को जानते हैं? नीतीश, तीसरा प्रश्न है, मैंने आप लोगों के साथ 1 करोड़ रुपए का रखा है। जिन्होंने रिक्स को पढ़ा है, प्रिस्मेटिक सोसाइटी को पढ़ा है, वो शायद इस बिल मॉडल के बारे में जानते होंगे, जो ये कह रहे थे कि भारत में कुछ खास विशेषताएं हैं प्रशासन की, वो विशिष्टताएं तीसरी दुनिया के सभी देशों में देखने को मिलती हैं। अर्थात संक्षेप में हम इसको ये कह सकते हैं कि रिसर्च क्वेश्चंस को लोकेट करने के 2 तरीके हुआ करते थे। पहला तरीका होता था कि जब हम जनरल से पर्टिकुलर तक आते थे, एक जनरल आइडिया से हम पर्टिकुलर रियलिटी पर आते थे। जैसे थॉमस हॉब्स का व्यक्ति स्वार्थी है, जनरल आइडिया था, और सभी लोग स्वार्थी हैं, पर्टिकुलर रियलिटी है। तो ये एक वे था लुकिंग एट रियलिटी, लोकेटिंग द रियलिटी का। दूसरा पोस्ट 1950s में हुआ था कि भारत जैसे देशों में तीसरी दुनिया के बहुत सारे देश स्वतंत्र हुए, वहां की प्रशासनिक व्यवस्थाओं को बहुत लोगों ने अध्ययन किया और ये निष्कर्ष निकाला कि भारत जैसे देशों में प्रशासन जो है वो बहुत सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव नहीं है। इसका मतलब है कि प्रशासन में नेपोटिज्म बहुत सारा है। तो भारत के संदर्भ में उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला। उसका एक मॉडल था प्रिस्मेटिक सोसाइटी मॉडल का, जिसको मैंने BIL मॉडल बोला है। मुझे लगता है कि आप लोगों ने उसको पढ़ा होगा। वो बिल मॉडल, आप में से जो लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं शायद वो जानते होंगे बिल मॉडल, BIL बिल मॉडल। आप में से किसी लोगों ने
रिक्स को पढ़ा है नितिश? स्टूडेंट्स ने फ्रेड डब्ल्यू रिक्स को पढ़ा है, प्रिस्मेटिक सोसाइटी पढ़ा है? एनी स्टूडेंट? आप लोग प्रश्न रेज करें, आप लोग ड्राइंग बना रहे हैं, ज्यादा अच्छा। यस आप सर आप देखिए तो आप पर आ रहा होगा, प्रोग्राम किया हुआ है, नाम आप पर आ रहा होगा, कौन कर रहा है? हाँ हेमा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये बच्चे हैं, ठीक है। केवल आप नाम बता दें सर। कोई बात नहीं। हेमंश, आपने अपना हाथ रेज किया, बताएं, आर यू अवेयर ऑफ प्रिस्मेटिक सोसाइटी मॉडल? Hemansh, if you want to answer, unmute yourself. चलिए मैं उसको बता देता हूँ। उस मॉडल को कहा जाता है BIL, ब्रदर इन लॉ मॉडल। वैसे उस मॉडल का नाम रिक्स ने रखा था SALA मॉडल, SALA, जो बोलने में बहुत अच्छा लगता नहीं है रत्ना मैम, मैं इसलिए SALA बोलता हूँ, इसको मैं BIL बोलता हूँ, ब्रदर इन लॉ मॉडल, क्योंकि मेरे ब्रदर इन लॉ बहुत ऑनेस्ट रहे हैं और वो बहुत ऑनेस्टी से आए हैं। अर्थात उसको हम साला मॉडल बोलते हैं, जो रिक्स ने कहा और कहा था कि पर्टिकुलर रियलिटी से हम लोग थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के एडमिनिस्ट्रेशन को देख सकते हैं। इट वाज कॉल्ड इंडक्टिव मॉडल, इंडक्टिव रीजनिंग। हम एक पर्टिकुलर रियलिटी से हम जर्नल कंक्लूजन की तरफ गए हैं। तो ये जो एक वे है, आप रिसर्च को कैसे एग्जामिन कर सकते हैं। We are now moving towards second part of locating the research problem, जो post 80s में आई है, how we can experimenting the research। एक्सपेरिमेंटेशन का अभिप्राय ये हुआ कि जिन प्रश्नों के साथ हम लोग रिसर्च के प्रश्नों को देख रहे हैं, साझा कर रहे हैं, हम उन्हें कैसे व्यक्तिगत लाइफ में उनको एक्सपीरियंस करते हैं। क्योंकि हमें लगता है कि हमें थियरी से प्रैक्टिस की तरफ जाना चाहिए, और जब थियरी से प्रैक्टिस की तरफ हम जाते हैं तो हमें लगता है कि बहुत आवश्यक है कि हम एम्पिरिकल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस को हम लोग जरूर साझा करें। वो हमारे सोशल साइंस रिसर्च का सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हम कौन से मेथड्स के साथ जाके रिसर्च प्रॉब्लम्स को जमीनी हकीकत के साथ जोड़ते हैं और एक्सपेरिमेंट करते हैं। The third and important part of our locating the problem is called evaluating the problem, कि हम जब research questions को डिडक्टिव से इंडक्टिव, इंडक्टिव से डिडक्टिव की तरफ जाते हैं, और जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं उनको फील्ड में जाके, तो फील्ड में हमारा जो इंटरेक्शन होता है एक्टर्स के साथ, हमारा लोगों के साथ, समुदायों के साथ, वर्गों के साथ, तो हम उसका मूल्यांकन कर पाने में बहुत हमें सुलभता होती है। तो जब भी हम प्रॉब्लम्स को कॉन्टेक्चुअलाइज करते हैं, लोकेट करते हैं, तो हमें तीन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि हम किस प्रकार से अपने रिसर्च क्वेश्चन को डिडक्टिव रीजनिंग से स्टडी कर रहे हैं, अर्थात हम जनरल से पर्टिकुलर की तरफ आ रहे हैं। हमने एक रिसर्च क्वेश्चन को रेज किया और उससे हम एक निष्कर्ष पर पहुंचे। दूसरा एक तरीका ये हो सकता है कि हमने एक निष्कर्ष देखा कि भारत में सेक्युलर सोसाइटी है, और क्या सेक्युलर सोसाइटी पूरे विश्व में हो सकती है, तो हम एक पर्टिकुलर रियलिटी से हम एक जेनेरिक कंक्लूजन की तरफ जाने का प्रयास करते हैं। दैट इज सेकंड वे ऑफ लोकेटिंग द प्रॉब्लम। एंड थर्ड वे ऑफ लोकेटिंग द प्रॉब्लम इज हाउ वी कैन एक्सपेरिमेंटिंग दोज प्रॉब्लम्स विद इवैल्यूएशन, कि हम कैसे फील्ड में जाके, हमें कुछ नहीं पता है कि हमें किन से मिलना है, बट हम अपने फील्ड वर्क के लिए गए, हमने भिन्न भिन्न लोगों से, समुदायों से, वर्गों से, समाज के भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों से हमने इंटरेक्शंस किया, उनसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स को पूछा, और उस बेसिस पर फिर हम किसी एक निष्कर्ष मेथड्स पर आए। तो कहने का अभिप्राय ये है कि locating the problem is based on methodology. It is called methods. Your methods could be a cephalogy, आप फील्ड वर्क के द्वारा कर सकते हैं अपने प्रॉब्लम्स का कर। Your methods could be ethnography, आप ह्यूमन बिहेवियर का स्टडी कर सकते हैं। Your methods could be discourse analysis, आप भिन्न भिन्न प्रकार के डिस्कोर्सेस में कंटेंट्स को ध्यान में रखकर आप
प्रॉब्लम्स को कॉन्टेक्चुअलाइज कर सकते हैं। तो लोकेटिंग द प्रॉब्लम ब्रॉडली रेफर्स टू द मेथड्स ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम। सो the second L in respect to social science research is about locating the problem। हम कह सकते हैं कि पहला जो हमने looking at the problem था, उसका अभिप्राय है कि हमारी रिसर्च के अंदर अप्रोच क्या है। सेकंड पार्ट हमारा लोकेटिंग द प्रॉब्लम है, इसका अभिप्राय ये है कि रिसर्च प्रॉब्लम्स के मेथड्स हमारे पास क्या हैं और इन मेथड्स को कैसे हम उन रिसर्च क्वेश्चंस को एग्जामिन कर सकते हैं, किन किन तरीकों से हम उसको एग्जामिन कर सकते हैं ताकि हम निष्कर्ष के बहुत नजदीक आने का प्रयास कर सकें। तो यहाँ तक अगर मैं अपनी बात ठीक से कह पा रहा हूँ तो मैं आगे चलूं। वैसे आप लोगों की ड्राइंग से मुझे एक बात तो लग गया है कि आप मेरे सर आप नाम बता दीजिए सर। प्लीज नाम बता दीजिए, because it is a matter of our discipline of our college. नाम बता दीजिए सर। रत्ना मैम, ये जो बच्चे कर रहे हैं ये शायद अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। They are postgraduate students or research scholars. They are not kids. कोई बात नहीं मैम। रत्ना मैम, ये स्टूडेंट्स हैं, स्कॉलर्स हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो स्टूडेंट स्क्रीन शेयर कर रहे हैं मेरे साथ, शायद वो ऐसी ड्राइंग करके अपनी खुशी का इजहार करना चाह रहे हैं। तो मैं उन लोगों को भी धन्यवाद देता हूं कि आपको शायद मेरा प्रेजेंटेशन ठीक ठाक लग रहा होगा। मैंने आप लोगों से 3 प्रश्न पूछे थे, एक का मैंने उत्तर बता दिया है, 2 प्रश्न अभी और भी आपके पास हैं। एक पहला जो रिसर्च कोटेशन जो मैंने आपके साथ रखी थी, और दूसरा जो मैंने L3 फिनोमेनन के बारे में आपको बताया था। तो ये अभी 1-1 करोड़ रुपए के 2 प्रश्न हैं। आप लोग अगर ड्राइंग से ज्यादा समय अपने गूगल में उसको लोकेट करने का प्रयास करेंगे तो मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छी ड्राइंग भी कर सकते हैं। तो वैसे हमको अपने आखिरी पड़ाव में चलूं। मिटाने में काफी मेहनत लग रहा है इनका नाम कहीं नहीं अरुण सर, ये तो हमें अपना समय याद आ गया ना, हमें कभी ऐसा मौका मिला नहीं था। हम लोग ब्लैक बोर्ड पे लिखते थे। asking you so many times, अब तुम एक रिप्लाई कर ही देना। तो let me students, let me just go to the last part of my presentation. Just give me 5 minutes। और उसके बाद आप लोगों को मैंने कहा था कि आपको वो आंसर खोजना है गूगल से। पता नहीं आप लोगों ने कितना प्रयास किया होगा। आप लोग ड्राइंग छोड़ें, गूगल पर जाएं और गूगल देवता की मदद लें। मैं दोबारा से वो कोटेशन आप देख लीजिएगा, रिसर्चिंग द रियल एंड सर्चिंग द रियल एंड रिसर्चिंग द सब्सटेंशियल। तो वो एक कोटेशन मैंने आपको दी थी, और दूसरा L3 फिनोमेनन की मैंने बात की थी। लेट मी नाउ कम टू द थर्ड एंड द लास्ट पार्ट ऑफ my presentation. The L3, the third L in social science research is called linking the problem. The most important part of our research is कि हम अपनी समस्याओं को, रिसर्च क्वेश्चंस को कैसे सोसाइटी के प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस में यूज करते हैं। फिजिकल साइंसेस में, मैथमेटिकल एंड बायोलॉजिकल साइंसेस में वीजा वी सोशल साइंसेस में एक फंडामेंटल डिफरेंस ये होता है कि हमारी जितनी भी रिसर्च होती हैं वो डिसर्टेशंस में और लाइब्रेरीज के अंदर ही कन्फाइन हो जाती हैं, या फिर हमारे डिग्रीज में चली जाती हैं, और कुछ थोड़ी बहुत बचती हैं तो आप लोग ड्राइंग के माध्यम से हमारी स्क्रीन पर ले आते हैं। हमें जरूरत इस बात की है कि हम कैसे अपने रिसर्च को समाज विज्ञान में सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए प्रयोग कर सकते हैं। तो इसलिए हर रिसर्च प्रॉब्लम जब तक सोसाइटी से जुड़ी हुई नहीं होगी तब तक उसका बहुत महत्व नहीं हो पाएगा। तो तीसरा एल जो हम सब लोगों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती वो है कि हम कैसे अपने रिसर्च प्रॉब्लम को समाज की समस्याओं से और सरकार की नीतियों के साथ जोड़कर हम नए आयाम प्रस्तुत कर सकते हैं। Let me say there are 3 ways of linking the problem. The first way is जब हम लोग रिसर्च क्वेश्चंस को स्टडी करते हैं तो हमें लगता है कि हम कुछ ऐसे निष्कर्ष पर पहुंचते हैं जो बहुत जेनेरिक होते हैं, तो हमें दैट इज कॉल्ड जनरलाइजेशन। एक इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे रिसर्च का ये है कि हम लोग बहुत स्वीपिंग जनरलाइजेशंस की तरफ चले जाते हैं। हिंदी में मुझे लगता है इसको कहा जाता है सामान्यकरण,
कि हम कैसे उन सामान्य निष्कर्ष पर पहुंचते हैं जो निष्कर्ष सब लोगों के लिए उपयुक्त हो सकता है। जब मैं इस इनविटेशन को जो रत्ना मैम ने मेरे पास रखा था, तो मैं थोड़ा सा घबरा रहा था कि मैं एएन कॉलेज पटना के स्टूडेंट्स से, रिसर्च स्कॉलर से मिलूंगा, और पटना तो पूरे भारतवर्ष की मगध के नाम से राजधानी रही है। वहां से स्वयं चंद्रगुप्त मौर्य और वहां से स्वयं चंद्रगुप्त और चाणक्य जैसे स्कॉलर्स निकले हैं, और आज मैं कितने बड़े बड़े शोधार्थियों से मिलने के लिए जा रहा हूं। तो मैं थोड़ा सा घबराया हुआ था, और एक कॉमन जनरलाइजेशन भी था कि जो स्टूडेंट्स हैं वो रिसर्च की तरफ कम ओरिएंटेड होते हैं। लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरा मिथ वो टूट गया जब मैंने यहाँ पर आकर देखा कि 100 से ज्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो आज इस प्रोग्राम के साथ जुड़े हुए हैं, और 100 स्टूडेंट्स में से केवल 4-5 स्टूडेंट्स ही ऐसे हैं जो इस प्रकार की ड्राइंग बना रहे हैं। तो एक कॉमन जनरलाइजेशन ये हुआ रत्ना मैम कि हमारे जो एएन कॉलेज पटना के शोधार्थी हैं, 95% स्टूडेंट्स हमारे आउटस्टैंडिंग हैं, और जो 5% स्टूडेंट जो थोड़ा बहुत ड्राइंग वगैरह बना रहे हैं ये सुपर आउटस्टैंडिंग है, क्योंकि ये जान रहे हैं, इनको शायद नहीं पता होगा कि इनके बारे में पता चल रहा है कि ड्राइंग कौन बना रहा है। उन सबके नाम मैंने जॉट डाउन कर लिए हैं रत्ना मैम। लेकिन हम ये करेंगे कि हम उनका नाम आपको देंगे नहीं, क्योंकि हमें खुशी ये हो रही है कि अच्छा जनरलाइजेशन शोध की सबसे बड़ी सफलता होती है। कि अब तक जब हम कहते हैं कि डेमोक्रेसी एक सफल पॉलिटिकल सिस्टम है, तो ये एक जनरलाइजेशन है which is based on our different dimensions of research। तो जब भी हम समस्याओं को, प्रश्नों को हम समाज के साथ, वास्तविकता के साथ जोड़कर कुछ सामान्य निष्कर्ष पर निकलते हैं, तो उसे हम जनरलाइजेशन कहते हैं। और जनरलाइजेशन तभी संभव होता है जब आपने बहुत अथक प्रयास किया होता है, बहुत सारे प्रश्नों को रेज किया होता है, उठाया होता है, और फिर आप एक निष्कर्ष पर आते हैं कि ऐसा हुआ है। तो हम ये चाहते हैं कि एएन कॉलेज पटना के स्टूडेंट्स रिसर्च में कुछ ऐसे नए आयाम स्थापित करें, कुछ ऐसे नए शोध प्रश्नों को उठाकर ऐसे निष्कर्ष पर पहुंचे जिन जनरलाइजेशन को दिल्ली विश्वविद्यालय या जेएनयू, जामिया और विश्व के बहुत सारे विश्वविद्यालय उनको एक्नॉलेज करें कि ये जनरलाइजेशन, ये निष्कर्ष एएन कॉलेज पटना के स्टूडेंट्स ने किया है। अब तक हम लोग वेस्ट को कोट करते हैं, हमारे हर रेफरेंस पॉइंट्स वेस्टर्न कंट्रीज होते हैं, ईस्ट नहीं होते हैं। हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि हम लोग रजनी कोठारी जी के अतिरिक्त और बहुत से रजनी कोठारी जी को प्रोड्यूस करें, उनके जनरलाइजेशन जो कांग्रेस सिस्टम उन्होंने दिया वैसे ही हम रिसर्च के नए स्तंभ स्थापित करें, ताकि विश्व में भी ये हो कि भारत में भी शोधार्थियों ने गहन अध्ययन करके कुछ ऐसे सामान्यकृत निष्कर्ष निकाले हैं जिनको विश्व के अंदर कोट किया जा सकता है। तो that is the most important part of our linking the problem. It is called generalization. Second important part is called theorization. When I say theorization, students के लिए बहुत important है कि जो theory building है, जो students political theory में शोध करना चाहते हैं या कर रहे हैं, वो इस चीज को ध्यान में रखें कि हम जिस भी theory को लेते हैं, वो चाहे वो पॉलिटिकल सिस्टम अप्रोच है या पॉलिटिकल सिस्टम थियरी है, चाहे वो मार्क्सिस्ट थियरी है, चाहे वो फेमिनिस्ट थियरी है, जो हमारे थियराइजेशंस हैं, अक्सर थियराइजेशंस हमारे वेस्टर्न ड्रिवन होते हैं। तो अगर हमने अपनी प्रॉब्लम्स को लिंक किया सोसाइटी और पॉलिसी से, तो मुझे लगता है कि हम कुछ ऐसे कॉमन थियराइजेशंस कर पाएंगे, हम ऐसे थियरी बिल्डअप कर पाएंगे जो बहुत महत्वपूर्ण होगा किसी भी उसके लिए। फॉर इंस्टेंस, जब हम डेमोक्रेसी पर कोई रिसर्च करते हैं तो हम ABCDE 4-5 डेफिनेशंस उनकी कोट करते हैं जिन्होंने डेमोक्रेसी पे काम किया है। हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि उस शोध के दौरान अगर हमने 5 डेफिनेशंस डेमोक्रेसी की पढ़ी हैं, तो छठी डेफिनेशन हमारी अपनी खुद की क्रिएटेड होनी चाहिए, जिसको थियराइज करें,
ताकि भविष्य में आगे लोग भी उसको हमें को एक्नॉलेज करें कि एक नया थेराइजेशन आया है। तो सोशल साइंस रिसर्च में थेराइजेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। एंड लास्ट विच आई से रियलाइजेशन, ये रियलाइजेशन इसलिए भी है कि हमारी सोशल साइंस रिसर्च हमारे शोध प्रश्नों के साथ शोध उत्तरों का भी ध्यान रखें। हमें समस्याएं न केवल उनका अध्ययन करना है बल्कि उन समस्याओं का समाधान भी खोजना है। जिस दिन सोशल साइंस की रिसर्च लाइब्रेरी से बाहर आ गई और सरकार के नीतियों का भाग बन गई, तब लगता है कि हाँ, हमारा सोशल साइंस रिसर्च बहुत प्रगति की तरफ अग्रसर है। तो हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि हम जिन इश्यूज को लेकर रिसर्च कर रहे हैं वो पब्लिक पॉलिसीज में कैसे हेल्प कर सकता है, सरकार के लिए, संस्थाओं के लिए, संगठन के लिए, विश्वविद्यालय के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें अपनी रिसर्च को थियरी और प्रैक्टिस दोनों के साथ जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। और यहाँ मैं अपने L3 फिनोमिनन को विराम देता हूँ और आखिर के 5 मिनट आप लोगों से लेता हूँ। जो प्रश्न मैंने प्रारंभ में आप लोगों से रेज किए थे वो मैं चलता हूँ। आप में से कोई मुझे बता सकता है कि जो डेफिनेशन थी जिसको हमने सबसे पहले आपके साथ साझा किया था रिसर्च के बारे में, सर्चिंग द रियल एंड रिसर्चिंग द सब्सटेंशियल, हमने हंटिंगटन का नाम बोला था। ओके, ये हमने हंटिंगटन केजे आपके साथ रखा था और वास्तव में ये हंटिंगटन केजे नहीं है, ये हैप्पी कृष्णा जन्माष्टमी है। आप सब लोगों को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये जो डेफिनेशन थी वो भी और L3 फिनोमिनन भी वो भी सुनील सर ने दिया था आप सब लोगों के लिए। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं जन्माष्टमी की भी और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके रिसर्च की भी। बहुत बहुत धन्यवाद रत्ना मैम और अरुण सर का, जिन्होंने मुझे आप लोगों के साथ अपने विचारों को साझा करने का एक अवसर दिया। बहुत अच्छा लगा। मैंने रिसर्च के कुछ इश्यूज को आप लोगों के साथ साझा किए हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इन प्रश्नों को अपने शोध में उठाएंगे और उन प्रश्नों के नए उत्तर खोजने का प्रयास करेंगे और कहीं ना कहीं समाज और सरकार के साथ जुड़कर पब्लिक पॉलिसी में